सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर सुर्खियों में है देवीना गहलोत। दिल्ली के डीपीएस स्कूल की छात्रा देवीना ने 5 में से 3 विषयों में 100 परसेंटाइल हासिल कर शानदार सफलता दर्ज की है। 12वीं में 99.2% लाकर देवीना अब लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है सीयूईटी यूजी 2026 टॉपर देवीना गहलोत। देवीना, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। और AIR 1 बनने के बाद इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है, मेरा पहला सवाल यही। और रिजल्ट देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या था, और क्या आपको उम्मीद थी कि ऑल इंडिया टॉपर आप बनेंगी, या आपके लिए भी एक सरप्राइज था? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ग्रेटफुल। सरप्राइज मतलब जब पेपर दिया था तो बहुत खुश थी। पता था कि कोई ना कोई रैंक तो आ ही जाएगी। अब वो लास्ट अनसर्टेनिटी रहती है थोड़ी सी कि क्या वन आ पाएगी या नहीं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इट्स ऑल रिलेटिव रेस। तो जब देखा, रिजल्ट खोला तो तब तो नहीं पता चला कि रैंक वन है। फिर जब एप्लीकेशन नंबर टैली करके देखा, एनटीए जो पब्लिश करता है टॉप स्कोरर्स, उसमें थोड़ी हैरानी हुई। फिर बार बार देखा तो फिर जब फाइनली रियलाइज हुआ तब भी थोड़ा डिफिकल्ट था प्रोसेस करना, पर बहुत खुश हूँ। और जिस पल आपने अपना स्कोर देखा था, आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? सबसे ज्यादा कौन खुश था? मेरी मॉम, जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है इस पूरी जर्नी में, उन्होंने एक्चुअली खोला। और हमारे तो दिमाग में ही स्ट्राइक भी नहीं किया कि वो खोल के ये भी देखते हैं। हम बस ने बस स्कोर कार्ड खोला और हम तो बैठ गए। उन्होंने ही खोला, उन्होंने एप्लीकेशन नंबर चेक किया, सबसे ज़्यादा वो खुश थी। और हाँ, सभी बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपने सीयूईटी की तैयारी कब शुरू की थी, कैसे की थी? लंबे समय तक आप पढ़ाई करती थी, या क्या कहेंगी कि स्मार्ट स्टडी में ज्यादा आपका विश्वास था? तो बोर्ड्स के लिए तो ऑब्वियसली पूरा साल ही पढ़ा था। स्कूल डीपीएस का भी बहुत बड़ा हाल है, डीपीएस हसनगंज का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरी जर्नी में। क्योंकि पूरे साल जब इतने उन्होंने टेस्ट दिए, इतनी अच्छी पढ़ाई हुई पूरे बोर्ड्स के लिए, जब वो फाउंडेशन सेट हो गई 90% पे, फिर जो एंड का 10% था वो तो पूरा फोकस सीयूईटी पे बोर्ड्स के बाद ही दे पाए। मेरे बोर्ड्स अप्रैल में ख़त्म हुए और तब से जो एक महीना था वहाँ पे पूरा फोकस लगा दिया कि अब सीयूईटी पे प्रिपेयर करना है। लॉन्ग आवर्स तो ऑब्वियसली कुछ थोड़े कहीं ना कहीं तो लॉन्ग आवर्स ज़रूरी है ही। बट वही है कि आई थिंक वही डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी दैन स्टडिंग द सेम नंबर ऑफ आवर्स या स्टडिंग लॉन्ग आवर्स एवरी सिंगल डे। ओके। मिनिमम आवर्स यू हैव टू कंप्लीट जितना भी हो पाए। बट मेरे लिए कभी ऐसा नहीं था कि मैंने आज इतना पढ़ा और इतना टारगेट हो गया। तो जितना बिल्कुल। हो सके उतना पढ़ा हर रोज। दैट्स व्हाट हेल्प मी। हाँ, गुड। और जब एग्जाम होते हैं तो हम देखते हैं बर्डन रहता है, उस दबाव को आपने कैसे संभाला? मतलब आपको लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके से नंबर आएंगे, क्या घर वाले सोचेंगे, किस तरीके से मुझे जवाब देना होगा? क्या आपने इस बर्डन को कैसे संभाला? तो स्टार्टिंग में जब बोर्ड्स हुए थे, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और बोर्ड्स भी काफ़ी अच्छे गए थे। तो मुझे लगा था कि सीयूईटी भी से सेम सिलेबस से हो ही जाएगा। जब स्टार्टिंग फिर स्टार्ट किया और पढ़ना तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, डिफरेंट तो है और डिफ़िकल्ट भी है। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत ओवरवेल्म लगा कि समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे करना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑब्वियसली पेरेंट्स और बहन का भी रहा, क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्रेशर नहीं डाला कि ये रैंक लाना है, ये कॉलेज लाना है या ऐसा ऐसा करना है। हमेशा बहुत बिल्कुल प्रेशर नहीं था, कभी भी उन्होंने ऐसा कोई दबाव नहीं डाला मुझ पे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि वो प्रेशर नहीं आ रहा था। तो जितना हो पा रहा था उतना अच्छे से करा और अपना फुलेस्ट पोटेंशियल दिया एंड इट पेड ऑफ। मतलब आपको लगता है कि अगर प्रेशर ना हो तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं? आई मीन एटलीस्ट दैट्स व्हाट वर्क फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा पेपर, चाहे जब मैं एग्जाम सेंटर एंटर कर रही थी तो मुझे पता था मेरा पेपर कैसा भी जाए, घर आके कोई मुझे सपोर्ट ही मिलेगा कि अच्छा गया खराब गया, दे आर देयर फॉर मी नो मैटर व्हाट हैपेंस। एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी कि नहीं, जो जैसा भी है बस पेपर, आई पेपर जैसा भी हो, इट विल नॉट इम्पैक्ट द वे दे ट्रीट मी। तो दैट इज व्हाट हेल्प ओके, मी अ ओके, लॉट। ओके। अच्छा, जो अगले साल एग्जाम होगा सीयूईटी का, जो देने वाले हैं छात्र, उन्हें आप 3 सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देंगी? क्या आपकी राय रहेगी कि ये जरूर आपको फॉलो करना चाहिए? जैसा मैंने पहले बोला, पहले तो आपको बहुत लोगों को लगता है, और जैसे जैसे मेरे को भी जो जूनियर्स कहते हैं उनको भी लगता है कि बोर्ड्स और सीयूईटी सेम एग्जाम है, कि आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन होगा सीयूईटी का भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अम, बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
इट्स नॉट लाइक आपने वो जैसे बोर्ड्स के लिए पढ़ा था वैसे आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इसकी प्रीवियस ईयर पेपर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉल्व करे थे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी, बॉक्सेस जो थे पेपर बुक्स में वो बहुत अच्छे से पढ़े। एक्सटर्नल सोर्सेज से इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड thirdly what I would say is that that's very important to maintain a balance with everything। मतलब ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है एंड जस्ट स्टेइंग काम, दैट्स ऑल दैट कैन हेल्प यू। बिल्कुल। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? किस एम के साथ आगे बढ़ रही हैं? आगे चलकर आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है? इसके बारे में अगर आप जानकारी साझा करना चाहें तो। रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, रीडिंग में, राइटिंग में, आर्टिकल्स कभी कभी लिख लेती हूँ। शायद जर्नलिज्म में जाऊँ बाद में। तो अभी इंग्लिश ऑनर्स करने का सोचा है, सेंट स्टीफन से या हिंदू कॉलेज से। तो अभी के लिए तो वही लक्ष्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब जितना भी आपको बधाई दी जाए वो उतनी कम होगी। बहुत बधाई आपको, बार बार मैं तो यही कहूँगी। लेकिन एक इंसान होता है जो आपको बार बार ये चीज़ करने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं तुम बहुत अच्छा दोगी, नहीं मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, हो सकता है तुम टॉपर भी बन जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में मौजूद था? क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू छोटा सा सुना था, उसमें आपने सारा श्रेय अपनी बहन को दिया है। नहीं, सारा तो नहीं कह सकती है, पर बहुत है। मतलब तीनों ही, मम्मा पापा बहन तीनों ही बहुत मतलब पूरा टाइम मेरे साथ रहे। जब भी बिल्कुल भी लगे कि नहीं नहीं हो पा रहा, उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। ऐसे क्योंकि उन्होंने इतना हेल्प किया पूरे टाइम मेरे साथ, बैठ बैठ के। जब मेरे से नहीं हो पाता तो वो बैठे हुए मेरे साथ पूरा टाइम, पूरा दिन बैठे हैं कभी कभी तो, ऑनेस्टली। तो वही उसी सब से बहुत हेल्प मिली, एंड अकेले तो मुझसे नहीं हो पाता। ठीक है। आपके पापा का क्या रिएक्शन था जब देखा उन्होंने कि वाह मेरी बेटी के ऑल इंडिया रैंक 1 उसने हासिल की है? पापा का आई थिंक पहली बार कुछ मेरी पढ़ाई में मैंने इन्वॉल्वमेंट देखा। वैसे तो बिजी रहते हैं, पर इस बार देखा कि हाँ उनका भी रिएक्शन था, उनको भी खुशी हुई, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब सबके ही पापा ऐसे होते हैं, थोड़ा ऐसा स्ट्रिक्ट रहते हाँ, हैं और थोड़ा तो उम्मीद मम्मी नहीं का की ज्यादा जा सकती, इन्वॉल्वमेंट रहता है, जाहिर बट तौर पापा पर। का पहली बार रिएक्शन देखा कि फिर लगा कि हाँ सच में कुछ करा है। ठीक है। लाखों छात्रों के लिए आपका एक संदेश क्या होगा जो मेहनत करते हैं लेकिन डरते हैं कहीं ना कहीं? कई बार हम देखते हैं कि प्रेशर में आके रिजल्ट नहीं दे पाते हैं बच्चे। देखो, डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है। एवरीवन हैज देयर गुड डेज एंड बैड डेज, एज आई सेड बिफोर। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन दैट डे एज वेल। अब बहुत बार प्रिपरेशन होती है, बट एक क्वेश्चन नहीं आ पाता, दो क्वेश्चन नहीं आ पाते, एंड नहीं हो पाता। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। लकीली इस एग्जाम में नहीं हुआ, बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे सारे एग्जाम्स आज तक बहुत अच्छे गए हैं। हम्म। तो वही है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। रिजल्ट्स विल कम अपने आप। और अगर आपने जितना पढ़ा है, जितना प्रिपेयर करा है, वो आपके अंदर है। उस दिन बस आपको काम रह के वो अपना फुल पोटेंशियल जितना भी हो सके वो देना है, एंड दैट्स ऑल वन कैन डू। और एनसीईआरटी की क्या भूमिका रही है? लाइक वो एक सबसे ज़्यादा ऐसी किताबें थी जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस आया और आप फिर वो कवर कर पाई, लेकिन आपने लास्ट ईयर एग्जाम्स के जो पेपर आपने क्लियर किए थे, आपने कोशिश की थी उन्हें ठीक करने की, उसके लिए क्या कहेंगी आप? तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी से एटलीस्ट मेरे लिए ऑलमोस्ट पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आया। एनसीईआरटी लोग बहुत बार नहीं पढ़ते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज देखते रहते हैं, हेल्प बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं। मेरे लिए कभी वो काम नहीं किया, ना सीवीटी में ना बोर्ड्स में। एनसीईआरटी ही करी थी, वो बहुत अच्छे से करी, लाइन बाय लाइन। हर एक बॉक्स, ऐसा एक वर्ड नहीं है शायद जो मैंने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी का। तो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू, स्पेशली फॉर माई सब्जेक्ट्स एटलीस्ट। ठीक है। देवीना, कैसा लग रहा है? तमाम मीडिया आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? आपकी मम्मा सबको फ़ोन कर रही होंगी कि हाँ मेरी बेटी के इतने अच्छे मार्क्स आए, उसने AIR 1 हासिल किया है। इसके बारे में कुछ बताइए। तो बहुत न्यू फीलिंग है। कभी इस लेवल की अचीवमेंट नहीं सोचा था कि हो पाएगी। बट जस्ट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। इट्स वेरी न्यू ऑल्सो, वेरी डिफरेंट। आई थिंक जब उस दिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। इतने फ़ोन कॉल, इतने इंटरव्यूज़, और मैं बहुत ही डेज में थी कि क्या हो रहा है आसपास। अभी भी इतना सिंक इन नहीं हुआ है, बट इट्स अ वेरी अनरियल फीलिंग। देवीना, एक और सवाल मेरा आपसे है। जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करने के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लाइक कोई इवेंट, कोई ऐसा कोई फेस्टिवल हो जाता है या घर में कोई फंक्शन होता है, तो उन सब चीज़ों से कैसे आप डील करती थी? तो ऐसा तो नहीं है कि आप
अपनी लाइफ में जो भी फेस्टिवल आ रहा है, जो भी इवेंट आ रहा है, उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं या फिर सबको इग्नोर कर सकते हैं। कुछ भी तो होना ज़रूरी है, और अगर नहीं होंगे तो फिर खुद ही बहुत आइसोलेटेड लगने लगता है, आई थिंक, खुद से ही। तो प्लान करना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि कि फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके आगे और पीछे जो भी टाइम मिस हुआ है उसमें वो कवर करना ज़रूरी है। थोड़ी देर जा जा सकते हैं, सभी नहीं ज़रूरी है कि आप पूरे इवेंट के लिए रुकें, या फिर दैट्स व्हाट आई डिड। मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे इस दिन इतना टाइम मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैंने उसके आगे और पीछे कवर किया। शायद उस दिन मैं जल्दी उठ गई या उससे एक दिन पहले ज़्यादा पढ़ लिया। कभी भी मेरी एडवाइस किसी को ये नहीं रहेगी कि सब कुछ छोड़ के आप बस पढ़ाई में लग जाइए, बिकॉज दैट काइंड ऑफ मेक्स यू फील वेरी आइसोलेटेड एज वेल फ्रॉम एवरीबडी। हम्म। फैमिली फ्रेंड से मिलना, ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बिना आप थोड़े से डिसल्यूजन रहते हैं, आई थिंक। सो मेरे लिए तो यही था कि आई डिड नॉट मिस ऑल ऑफ द इवेंट्स। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा टू अचीव समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कितना अनुमान, मतलब बच्चे जानना चाहते हैं। जब एग्ज़ाम हम भी देते थे हमारी उम्र में, तो एक होता था कि हम सबसे पहला सवाल यही पूछते थे कि आप कितने घंटे बैठ के कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। आपके सामने भी ये सवाल जाहिर तौर पर आया ही होगा। हाँ जी। तो एज आई सेड, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ना एक दिन का एक टारगेट या हर रोज एक टारगेट सेट करते हैं कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ना है। अब वो क्या करते हैं बहुत बार कि 10 घंटे का टाइमर लगा दिया, और उस 10 घंटे में 2 घंटे बस बैठे हुए हैं। ज़्यादा कुछ सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, हम्म। राइट। तो आई थिंक मोर देन दैट व्हाट आई डिड वाज आई डिसाइडेड कि आज मैं इतना 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 पढ़ूंगी। शायद मैंने 3 पेपर करने हैं और एक दो चैप्टर ऐसे ऐसे करने करके एक स्केड्यूल बनाया हर रोज का, उस हिसाब से पढ़ा, रादर देन जस्ट सेइंग कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगी, आज 6 घंटे पढ़ूंगी। हम्म। एवरीवन हैज गुड डेज एंड बैड डेज, एंड आप ऐसे, आई डोंट थिंक इट, लाइक एटलीस्ट इट कांट वर्क फॉर मी कि मैं हर रोज इतने ही घंटे पढ़ूंगी, उससे ना ज़्यादा ना कम। हम्म। तो मैंने कैसे पढ़ा था। बिल्कुल। और देखिए, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में आपने 100% लिया है। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट थे, ऐसा लगता था कि इसमें 100 आए हैं, इसमें 100 आए हैं, और मुझे लग रहा था कि इसमें आ जाने चाहिए, 99 दूसरे में आने चाहिए। जब आपने रिजल्ट देखा तो ऐसा कुछ लगा, अरे ये तो उम्मीदों से परे था। मतलब मुझे पेपर देने से पहले श्योर नहीं था कि किसमें क्या आएगा। पेपर देने के बाद, लाइक व्हेन आई केम आउट ऑफ सेंटर, तब मुझे पता था कि नहीं, इसमें तो सब कुछ सही है, इसमें एक क्वेश्चन में डाउट है, 2 क्वेश्चन में डाउट है। हम्म। तो जैसे रिजल्ट सोचा था, पेपर देने से पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा पेपर में। बट पेपर देने से बाहर, जब मैं सेंटर से बाहर आई और मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा पेपर बहुत अच्छा गया, आई वाज रियली हैप्पी। एंड उसके बाद आई हैड अ प्रिटी गुड आइडिया कि ऐसे ऐसे ही रहेगा। प्रोविजनल आंसर के देखने के बाद भी बहुत क्लैरिटी मिली। तो ऐसे ही, बिल्कुल। मतलब इट वाज क्वाइट, scores were quite expected. All India rank might not have been expected, but scores were expected. मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देने से ज़्यादा मुश्किल घड़ी जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हम जाते हैं, और जब तक हमारे हाथ में वो क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाता है देविना, तब तक हमें उनकी लगता है एक्चुअल कि न जाने क्या होगा। हम सब कुछ रिवाइज कर रहे होते हैं, पहले तक बुक खोल के फटाफट पढ़ रहे होते हैं। इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए ज़रा। उससे पहले, एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, तो आई वाज बहुत बहुत स्कैर्ड। बट व्हेन आई गॉट इनटू द एग्जाम सेंटर में पेपर एक्चुअली देना शुरू करा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी आता है, ये भी आता है। करते करते 10 क्वेश्चन आते हैं, आधे पेपर आता है, और फिर जब पेपर खत्म हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो सारे आते थे। तो फिर उसके बाद आई वाज जस्ट रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि एक्चुअली माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आखिरी के वक्त में किस तरीके से आपने संभाला। हम अक्सर, मतलब मैं तो अपने समय पे ऐसा करती थी, जो पेपर में सवाल नहीं आता था उसको एक बार साइड कर देती थी। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मैंने हर रोज रिवाइज किया। अम, पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, एंड इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल, बट मैंने हर रोज रिवाइज किया। आखिरी के दिन पे एक दिन पहले मैंने ज़्यादा कुछ न्यू कंटेंट नहीं पढ़ा, ज़्यादा कुछ स्ट्रेन नहीं लिया, टू कीप माई सेल्फ काम। एंड ऐसा भी होता है अक्सर कि आप एक क्वेश्चन देखते हैं एक दिन पहले, या कोई न्यू चीज़ पढ़ लेते हो, फिर और घबरा जाते हो कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, अब क्या होगा। तो दैट्स माई एडवाइस कि एक दिन पहले तक जो भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन देखना बंद कर दीजिए। देविना, जब हम टॉप करते हैं या हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आसपास के लोग हमसे सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन की थी। ये सब चीज़ों के बारे में आपने स्टेप बाय स्टेप बताया। लेकिन फिर से एक बार, अगर कोई ये जानना चाहे कि जिस लड़की ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, उसके लिए कोई एक लाइन आप क्या कहेंगी कि ये चीज़ नहीं है तो फिर आप शायद असफल हो जाएं या सफलता प्राप्त ना कर पाएं? एक चीज़ जो मैं कहूँगी, ये आपको हर रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी।
इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चाहे आप हर रोज बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, बट यू हैव टू मेक सम प्रोग्रेस सम डे। इवन इफ यू आर डूइंग किसी दिन आप नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है या बर्नआउट लग रहा है, जो भी जैसा भी है, बट अब आपको थोड़ा तो हर रोज पढ़ना पड़ेगा जस्ट टू स्टे इन दैट हैबिट ऑफ स्टडिंग। बहुत मन करता है कि नहीं नहीं बहुत हो गया, एक दिन ब्रेक ले लेंगे, 2 दिन ब्रेक ले लेंगे। बोर्ड्स के बाद ही मेरा मन था कि एक हफ्ता ब्रेक ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं कर सकते, आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा। And you have to make some progress every single day. You have to show up every day. Discipline and consistency and hard work, those are the most important things, and उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और देबीना मतलब मैं तो यही कहूँगी कि जब हम डरते हैं सवाल करने में और हर रोज़ एक चीज़ को फॉलो करते हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है कि चलो 1 घंटे बाद पढ़ाई करते हैं, नहीं आधा घंटा तो हम्म। निकाल ही लेते हैं, अब खाना खाने के बाद चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं। सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक ऐसा मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपने अपने आप को कैसे बचाया? रोज़ाना अगर आप बात करें एक ऐसे छात्र के तौर पर, कितनी देर आप फ़ोन चलाती हैं, सोशल मीडिया पर रहती हैं, कितना इंटरेस्ट आपको इन सब चीज़ों में है? एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने एकदम ही फ़ोन बंद करके हफ्ता हफ्ता नहीं खोला या 3 दिन नहीं खोला। ऑब्वियसली कहीं पे तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि नहीं अब नहीं। शायद मे बी फॉर मी व्हाट हेल्प वाज आई केप्ट माय फोन इन द अदर रूम, इट वाज नोवेयर नियर वेयर आई वाज स्टडीइंग। तो जब वो होता है ना कि जब जब आपके पास एक चीज़ नहीं होती और आपको जब पता है कि नहीं सब कुछ छोड़ के उठना पड़ेगा वहाँ जाके फ़ोन चेक करने के लिए, हम्म। तो बहुत कम मन करता है। तो दैट्स व्हाट हेल्प मी कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिवाइस नहीं है। पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के लिए टाइम निर्धारित किया कि इसी टाइम पे ब्रेक लूँगी, ऐसे। और तो हेल्थ को इसीलिए कितनी आई प्रायोरिटी थिंक आपकी तरफ से दी गई कि बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर ये सब बहुत प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट हो दी जाता गई। है, बड़े छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। अनहेल्दी खाना थोड़ा कम करने की कोशिश की जितना हो पाया। ऐसा तो नहीं होंगी कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की। सोने को बहुत इंपॉर्टेंट दिया, टाइम पे सोने को, बिकॉज व्हाट हैपेंड विथ मी वाज कि मेरे एक प्री बोर्ड के टाइम पे एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, एंड आई रियलाइज दैट चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो, इफ़ यू आर नॉट फिजिकली हेल्दी एंड फिट एंड वेल रेस्टेड, तो आपका माइंड काम नहीं कर पाता। बिल्कुल। जित से आप पढ़ लें, जितना भी आप टाइम लगा के पढ़ लें, वो सेम कंसेप्ट जो आपको एक नॉर्मल डे पे अच्छे से याद आते हैं, आप बार बार कर चुके हैं, वो उस टाइम पे नहीं हो पाते हैं सॉल्व। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये मेन एग्जाम में अगर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए करना पड़ा थोड़ा प्रायोरिटाइज हेल्थ को, थोड़ा जी। नहीं काफ़ी प्रायोरिटाइज जी। हेल्थ को। ठीक है देवीना, आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाली देवीना गहलोत। बातचीत आपने सुनी, किस तरीके से आप मेहनत अनुशासन में रहकर इस उस स्तर तक, उस टॉप तक पहुंच सकते हैं, वो आपने सुना। और कई चीज़ें, कई छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, ना सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके साथ कई ऐसी चीज़ें हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, आपको मानसिक संतुलन बनाकर रखना होगा, अपने परिवार को भी समय देते हुए, अपनी पढ़ाई को भी समय देते हुए जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर ही एक निर्णय आप लेते हैं और उसके बाद ही उसका रिजल्ट सामने आता है। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा। और देवीना को आपने सुना, और आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।